आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 21 अगस्त का डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और मैं आपका दोस्त हीरक नाथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नेशनल अफेयर्स की तरफ ले चलता हूँ। तो नेशनल अफेयर्स जो पहला पढ़ेंगे हम लॉन्चेस, कुछ लॉन्चेस है 4, वो हम कवर करते हैं पहले। तो पहला आपको मिलेगा लॉन्चेस, ये जो है एक पोर्टल लॉन्च किया गया है प्रेस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। ये पोर्टल का नाम है प्रेस सेवा पोर्टल। ये एक तरह का सिंगल विंडो सॉल्यूशन रहने वाला है जिसमें जो भी पब्लिशर है वो अगर रजिस्टर करना चाहे तो इस पोर्टल में आके रजिस्टर कर सकते हैं। न्यूज़पेपर के पब्लिशर हो या कोई डिफरेंट जो भी पब्लिशर है वो अगर रजिस्टर करना चाहे तो इस पोर्टल जो आपको दिख रहा है ये पोर्टल में आके रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको मिलेगा कि अभी वार्तालाप एक वर्कशॉप हो रहा था हैदराबाद में, PIB का मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का एक हैदराबाद में जो है वर्कशॉप हो रहा था, वहीं पे जो है ये प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्या काम रहने वाला है कि रजिस्ट्रेशन जो है न्यूज़पेपर का वो आसान करेगा और इसके साथ ही जो है अगर पीरियडिकली कुछ अगर मतलब मान सकते हो कि अगर पीरियडिकली कुछ रिन्यू करना हो तो वो भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये पोर्टल और इसके साथ ही जो पब्लिशर का जो इशू होता है वो भी रिजॉल्व करने का काम करेगा। इसके साथ ही एक जो है हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया गया है जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है क्या हेल्पलाइन नंबर वो याद रखना, बट आपको ये याद रखना है कि किसने लॉन्च किया है। ये श्रुति पाटिल ने जो है इसको लॉन्च किया, पाटिल ने जो इसको लॉन्च किया है, जो अभी के टाइम पे एडिशनल डायरेक्टर जनरल है PIB हैदराबाद के। तो एक तरह से हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया है और एक जो है पोर्टल लॉन्च किया है। ये दोनों पॉइंट याद रखना ना। पोर्टल क्या करेगा, पोर्टल जो भी न्यूज़पेपर पब्लिकेशन है वो अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहे, मान लेते हैं हिंदू अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो इस पोर्टल में जाके सीधे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो गवर्नमेंट का जो ऑफलाइन जो प्रोसीजर रहता है वो नहीं करना पड़ेगा अब। ठीक है, तो इसीलिए जो इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पार्टनर किया है जो SBI का सब्सिडी है, SBI का पार्ट है ये, SBI का मान सकते हो कि SBI का जो सब्सिडी है लेकिन SBI नहीं है। ठीक है, क्योंकि SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में मिलने वाला है, ये SBI की सब्सिडी है, याद रखना। और SBI का हेडक्वार्टर कहाँ मिलता है, मुंबई महाराष्ट्र में मिलता है। ठीक है, तो SBI पूरा बैंक है और ये एक सब्सिडी है SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड। इन्होंने पार्टनर किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ और एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र SBI कार्ड लॉन्च किया गया है। ये टोटल 3 तरह से कार्ड है, एक तो आपको इलाइट मिलेगा जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कार्ड, इसके साथ एक प्राइम कार्ड है, एक है सिंपली सेव। ठीक है, ये सारे कार्ड जो है ये बेस्ड है रुपए और फिर वीजा में। ठीक है, वीजा और रुपए दोनों में बेस्ड है, ये चीज थोड़ा ध्यान देते चलना, इसमें मास्टर कार्ड बेस्ड नहीं है ये कार्ड। ठीक है, अब ये कार्ड क्या करेगा, मोस्टली क्रेडिट कार्ड क्या करता है कि आपको जो है रिवॉर्ड देता है जब आप शॉपिंग करते हो, उसके साथ आपको जो है मतलब फैसिलिटी देता है कि आप बाद में पेमेंट करो। तो वो नॉर्मल जो भी क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी है वो सब फैसिलिटी यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ पे कहीं पे भी इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा है कि प्राइम में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, इलाइट में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं लिखी है क्योंकि आजकल एग्जामिनर में वो पूछा ही नहीं जाता। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता ही नहीं है तो वो पढ़ के क्या फायदा। ठीक है, जो पूछा जाता है मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट कर रखा हो, आप इतना ही पढ़ो काफ़ी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक और पोर्टल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ये है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का पोर्टल। ये आपको 2 तरह के लिंक दिख रहे होंगे, ये 2 तरह के लिंक है। तो ये जो योजना है इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इसको हमने आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि जुलाई के टाइम में आई थिंक इसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी। क्या है ये योजना, ये योजना जो है एक तरह से इंसेंटिव देने का काम करता है जो एम्प्लॉय है इवन जो एम्प्लॉयर है दोनों को। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को जो है एक साइड से जो है इंसेंटिव देने का काम करता है। तो अभी इसके लिए एक प्रॉपर पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है जिसमें जो भी एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर है वो इस पोर्टल में जाकर रजिस्ट्री कर सकते हैं। अगर स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ें तो ये स्कीम के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़े तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जूम करना चाहूँगा, स्कीम के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ता है। ठीक है, तो बात करें स्कीम के बारे में तो ये स्कीम अगर कोई एम्प्लॉय ले रहा हो और वो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय हो तभी जो है इसके लिए एप्लीकेबल है। ये चीज़ ध्यान देना, ये जो है फर्स्ट टाइम अगर एम्प्लॉय है तभी जो है इसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और इसमें एक चीज ध्यान देनी है, उस पर्सन का जो भी एम्प्लॉय है उसकी सैलरी जो है 1 लाख से कम होनी चाहिए तभी जो है इंसेंटिव मिलेगी। कितने तक इंसेंटिव मिलेगी, 15,000 रुपए तक इंसेंटिव मिलेगी। 2 पार्ट में इंसेंटिव दी जाएंगी, पार्ट ए पार्ट बी। जो पार्ट ए है वो 6 महीने में दिया जाएगा और जो पार्ट बी है वो नेक्स्ट 6 महीने मतलब 12 महीने के बाद दिया जाएगा। अप टू 15,000 बोला गया है, मतलब इससे कम भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 15,000 जो है एज ए इंसेंटिव देंगे जो भी EPF में जो है रजिस्टर करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो भी रजिस्टर करेंगे उनको ये फैसिलिटी मिलने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर एम्प्लॉयर के बारे में बात करें तो एम्प्लॉयर
को जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट करनी पड़ेंगी। अगर ये जो है मिनिमम जो है 3, मैक्सिमम मिनिमम, देखो मिनिमम जो है 3 का जो ये ऑप्शन देके रखा है, ये 50 लोग, अगर 50 लोग से कम एम्प्लॉय है तो मिनिमम 2 है। सॉरी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी। मिनिमम जो है 2 जो है रिक्रूटमेंट करनी पड़ेंगे हर महीने। और अगर बात करें, अगर ज़्यादा हो, 50 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय हो, तो उस केस में मिनिमम जो है 5 जो है एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। ये आप यहाँ से देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट का आपको मिलेगा पिक, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का आपको ये वेबसाइट जो आपको लिंक देकर रखा है, वही से मैंने ये इमेज भी उठाया, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जो भी एम्प्लॉयर रहेंगे उनको कम से कम जो है 3,000 रुपये करके पर एडिशनल एम्प्लॉय पर मंथ करके मिलेंगे। अगर 2 एम्प्लॉय है तो 6,000 रुपये जो है एम्प्लॉय को दिए जाएंगे, और बाकी जो भी है एम्प्लॉय को पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल 2 साल के लिए ये चलने वाला है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है ये स्कीम। ये चीज़ ध्यान देना है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 4 है, बाकी सेक्टर्स के लिए जो है 2 साल ये रहने वाला है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा जो भी मैं आपको स्कीम के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है डिटेल में, तो आपने जून वाला अगर पीडीएफ नहीं पढ़ा हुआ है मंथली या वीकली, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो, ठीक है। क्या एम है? एम है कि बूस्ट करना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसके साथ इम्प्रूव करना एम्प्लॉयबिलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी जो है इम्प्रूव करने के लिए इसको किया गया है। बजट जो रखी गई थी वो 1 लाख करोड़ के आसपास रखी गई थी। एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बात करें तो 99,446 करोड़ रुपए रखी गई थी। इसको जुलाई में अप्रूव किया गया था, ठीक है। स्कीम को जो है जुलाई में अप्रूव किया गया था, और अब जाके इसका पोर्टल फाइनली आ रहा है। और मैंने स्कीम के बारे में ऑलरेडी बता दिया, पार्ट ए के अंदर जो एम्प्लॉय है उसको कवर किया जाएगा, और पार्ट बी के अंदर जो एम्प्लॉयर है उसको उसको लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसरो ने पार्टनर किया है मुस्कान फाउंडेशन के साथ। मुस्कान फाउंडेशन बिहार का मिलेगा आपको, तो दोनों पार्टनर करके क्या कर रहे हैं, एक पसन वांगचुक सोना इसरो लेबोरेटरी जो है स्पेस लेबोरेटरी खोल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे खोल रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ मिलेगा आपको? मकचू का गवर्नमेंट हाई स्कूल है, वहाँ पे आपको ये मिलने वाला है। ये देख सकते हो, ये रॉकेट जो है शो किया गया है इसरो का। ये एक तरह का रॉकेट शोकेस करने के लिए एक एग्जीबिशन टाइप बनाया गया है, एक लैब बनाया गया है प्रॉपर, जहाँ पे आपको ये जो गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, वहाँ पे जो है इसको शोकेस किया गया है, ठीक है। तो इसको किसने बनाया है? इसरो ने मिलके मुस्कान फाउंडेशन के साथ मिलके बनाया है। ये चीज़ ध्यान देते हुए चलना है। अगर बात करें ये जो प्रशांत वांगचुक सोना है, ये अभी के टाइम पे ये लेट प्रशांत वांगचुक सोना है, जो कि फादर थे, ठीक है। फादर थे क्यों? क्योंकि अब एक्सपायर हो गए। फादर थे जो अभी अरुणाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। कौन है? प्रशांत दोरजी सोना। तो इन्होंने जो है ये जो देख सकते हो कि जो इसरो का जो स्पेस लैब खोला है, इनके फादर के नाम पे ही खोला गया है, ठीक है। तो इनके फादर के नाम पे ही ये खोला गया है। प्रशांत वांगचुक सोना इनके फादर का नाम था, और इनके नाम पे ही ये इसरो का स्पेस लेबोरेटरी खोला गया है। ये चीज़ ध्यान देते हुए चलना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ता है। तो ये न्यूज़ हमने ऑलरेडी बहुत पहले कवर किया था, और अब इसके बारे में डिटेल आ गया है, और थोड़ा बहुत पूरा का पूरा रिपोर्ट आया है, थोड़ा बहुत नहीं, वैसे तो पूरा और एक रिपोर्ट प्रोवाइड किया है। 100 पेज का रिपोर्ट है, पर पॉसिबल नहीं है कि 100 पेज पढ़ो। उससे बेटर है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में रिलेवेंट है, वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करके रखे हुए हैं। मैंने भी 100 पेजेस नहीं पढ़े हैं, मैंने अराउंड 10 पेज के आसपास पढ़े थे, और उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर जो भी है न्यूज़पेपर फॉलो करते हुए आपके लिए कंटेंट बना के लाया हूँ, ठीक है। क्या न्यूज़ है, इसको फॉलो करते हैं। तो आरबीआई ने रिलीज किया है फ्री एआई फ्रेमवर्क रिपोर्ट। ये रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इस रिपोर्ट को बनाने के लिए 8 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसको लीड कर रहे थे पुष्पक भट्टाचार्य जी, आईआईटी मुंबई से। दिसंबर में इसको बनाया गया था, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी दिसंबर के महीने में डिस्कस किया था, और बीच में आई थिंक मार्च के महीने में भी हमने इसको डिस्कस करके रखा हुआ है। क्या काम है इस फ्री एआई का? फ्री एआई का मतलब ये मत समझना कि ये जो है फ्री में कुछ एआई बांटने के लिए जो है फ्रेमवर्क लॉन्च किया, ऐसा कुछ नहीं है। इसका अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो आपको मिलेगा फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई एंड एथिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एआई। क्या है? फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनमेंट ऑफ एआई जो है इसका फुल फॉर्म मिलने वाला है। मतलब हम एथिकली कैसे जो है एआई को यूज कर सकते हैं, ये जो है रिपोर्ट लॉन्च करने के लिए बोला गया था बाय आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई ने इसको जो है फाइनल रिलीज कर दिया है, और ये इस रिपोर्ट के बारे में पढ़े तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कैसे जो है हम एथिकली यूज कर सकते हैं एआई को।
एथिकली यूज़ करने का मतलब क्या हुआ, एआई को जो है आप खराब तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब हैकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो एआई को, आप न्यूक्लियर वॉरफेयर कुछ भी चीज़ के लिए अभी एआई सब कुछ फैला हुआ है हर जगह पे, तो एआई ग्रो कर रहा है। तो एआई आप खराब चीज़ करने के लिए भी कर सकते हो, अच्छी चीज़ के लिए करने के लिए भी कर सकते हो। तो इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये बताया कि कैसे जो है हम इसको अच्छे से यूज़ कर पाए, एथिकली यूज़ कर पाए, और कैसे जो है हम कंज्यूमर का जो प्रोटेक्शन है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको बचा पाए। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये सारी देने के लिए ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। क्योंकि बात करें एआई को जो है स्कैमर्स भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है एक तरह से इसको काउंटर करने के लिए एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत कैसे जो है हम कस्टमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए लॉन्च किया गया, और कैसे जो है हम एआई को यूज़ करें इसके लिए भी ये चीज़ भी इधर बताई गई है। इस एआई के बारे में बात करें तो ये एआई ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है कंज्यूमर सपोर्ट, क्रेडिट अंडर राइटिंग और साइबर सिक्योरिटीज़ पे, और उसके साथ ही आपको रिस्क कुछ मिलेंगे जैसे कि डिप फेक हो गया, उसके बाद मॉडल ड्रिफ्ट, ये सारे जो इश्यूज रहती हैं जो एआई बहुत खतरनाक करता है और उसके से उसको पहचानना मुश्किल होता है कि रियल क्या है फेक क्या है। तो ये सारे चीज़ को रोकने के लिए भी जो है फ्री एआई को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बात करें कि अभी तक एडॉप्शन बहुत ज़्यादा लो है एआई का बैंक और फिर एनबीएफसीज पे। मोस्टली अभी के टाइम पे देखें सिर्फ 20% जो है बैंक्स और एनबीएफसी जो है अब तक एआई यूज़ किए हैं। तो फ्यूचर में बोला गया कि एआई का जो फ्री एआई का जो फ्रेमवर्क है इसको और भी जो बैंक्स हैं उनको लागू करवाने के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें टोटल 7 सूता है। 7 सूता मतलब कोर प्रिंसिपल 7 है। पहला आपको ट्रस्ट मिलेगा, पीपल फर्स्ट, इनोवेशन ओवर रेजिस्टेंट, उसके बाद फेयरनेस, इक्वलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबल बाय डिजाइन, सेफ्टी, रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। ये 7 के 7 आपको याद रख लेना है। ये आपको 7 के 7 आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, ये इमेज दिख रहा है, इस इमेज में जो भी चीज़ें हैं वो आपको डिटेल में मिल जाएंगी। और नेक्स्ट आपको 6 पिलर मिलने वाले हैं जिसमें टोटल 26 रिकमेंडेशन दिए गए थे। तो 26 रिकमेंडेशन कुछ काम के नहीं है, इंपॉर्टेंट के एग्जाम के लिए ये 6 पिलर, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, कैपेसिटी, गवर्नेंस, प्रोटेक्शन, अश्योरेंस। तो ये टोटल 6 तरह के पिलर जो है इसके ऊपर पूरा रिपोर्ट बनाया गया है। मैं थोड़ा सा आपको इसको जूम करके दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके देता हूँ, ये चीज़ आप जैसे समझ पाओगे क्या क्या यहाँ पे लिखा पड़ रहा है। तो जो 6 पॉलिसीज़ हैं, आपको 6 पॉलिसीज़ जो भी हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा नहीं, आपको इस तरह इमेज में मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके वो चीज़ पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके अंदर देख सकते हो कि फाइनेंशियल सेक्टर, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा कुछ कवर रहने वाला है। पॉलिसी में भी देख सकते हो, कैपेसिटी, ये सारा चीज़ आप पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हो। उसका ट्रस्ट में भी आप देख सकते हो कि ट्रस्ट इज नॉन नेगोशिएबल, ये सारी चीज़ें जो है बताई गई है बाय आरबीआई। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस 5 सूता और जो 6 प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ इतने पढ़ के चलो बहुत है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे इतना 100 पेज का जो है पढ़ तो सकते नहीं है। जो न्यूज़पेपर में वही से पूछा जाएगा, और न्यूज़पेपर में जो भी कंटेंट है वो मैंने आपको प्रोवाइड करके दे दिया है। ठीक है, इतना पढ़ो काफ़ी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लाइसेंस को बढ़ता है। तो लाइसेंस का एक न्यूज़ आ रहा है जिसमें आ रहा है कि कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल, ये जो है कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसका ही एक ग्लोबल आर्म है। ठीक है, सबका एक ग्लोबल आर्म रहता है, वैसे कोटक महिंद्रा बैंक का भी एक ग्लोबल आर्म है जिसको लाइसेंस मिला है यूएई का। यूएई में जो है आप ऑपरेट कर सकते हैं, और ये लाइसेंस देने वाले जो आपको मिलेंगी यूएई सिक्योरिटी एंड कम्युनिटी अथॉरिटी के द्वारा दी गई है। ये सेम समझ सकते हो, जैसे हमारे इंडिया में सेबी है वैसे ही यूएई में जो है ये सिक्योरिटी एंड कम्युनिटीज अथॉरिटीज है। ठीक है, और कोटक महिंद्रा बैंक जो है पहला इंडियन फर्म बना है जिसको यूएई का लाइसेंस मिला है कि अपना जो इन्वेस्टमेंट फंड है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है वो दे पाए ऑनशोर रिटेल इन्वेस्टर्स को जो कि यूएई में है। ठीक है, यूएई के बारे में बात करें तो यूएई में जो है बहुत सारे आपको इंडियंस भी मिलेंगे। ठीक है, और यूएई का एक खास बात ये भी है कि यहाँ पे कोई भी पर्सनल टैक्स नहीं लगता। एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात यूएई की है कि यहाँ पे कोई भी पर्सनल टैक्स या पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लगता। तो ये सारे बेनिफिट की वजह से ही जो है कोटक महिंद्रा बैंक ने यूएई का जो है लाइसेंस लिया है इन्वेस्टमेंट फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस देने के लिए। और अगर ये 2 टर्म के बारे में समझे तो इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट फंड जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, इक्विटी मार्केट में आप पैसा लगा रहे हो वो हो गया, ठीक है,
डेफनेस हो गया, ठीक है, डेवेंचर्स हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती है। हज फंड हो गया, ये सारी चीज़ें आती है। प्राइवेट फंड हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है इन्वेस्टमेंट फंड के पास। तो अब जो है ये सारे जो है फंड जो है कोटक महिंद्रा बैंक यूएई में बेच सकती है। इसके साथ ही जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है वो भी दे सकती है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताने भूल गया कि जो इन्वेस्टमेंट फंड है इसको नॉर्मली जो प्रोफेशनल है उसको वो जो है मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फंड जैसे म्यूचुअल फंड भी हो गया तो उसको प्रोफेशनल जो भी रहेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के वो मैनेज करेंगे, इसको इंडिविजुअली मैनेज नहीं किया जा सकता। जैसे कि म्यूचुअल फंड में दो ऑप्शन रहता है, एक तो प्रोफेशनल के तरह मैनेज करवा लो या डायरेक्टली मैनेज कर लो, ठीक है। तो इसमें आपको मिलेगा जो इन्वेस्टमेंट फंड है इसमें डायरेक्टली का ऑप्शन नहीं है, इसको प्रोफेशनल जो है वही मैनेज करेंगे। नेक्स्ट आपको टर्म मिल रहा होगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। अब ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, इसमें क्या रहता है कि जो हाई नेटवर्थ वाले रहते हैं वही पैसे लगाते हैं। पहले इसकी लिमिट थी मिनिमम जो है, इंडिया के बारे में बात करते हैं, पहले इसकी इंडिया की लिमिट थी 25 लाख रुपए मिनिमम लगाना पड़ते थे। अब जो है इसको बढ़ा के सेबी ने 50 लाख रुपए कर दिए हैं। तो जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस रहता है ये मोस्टली पोर्टफोलियो डाइवर्स करने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उनके द्वारा, और इसमें बड़े अमाउंट में जो है पैसे लगाए जाते हैं, ठीक है। छोटे अमाउंट में पैसे नहीं लगाए जाते। 50 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, आप और मैं तो लगा नहीं सकते, ठीक है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो रहते हैं वो उसमें पैसा लगाते हैं और वो जो है अगर यूएई में रह के अगर वो लगाना चाह रहे होंगे तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक कैच है, क्या कैच है कि ये जो है बीच का रास्ता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के बारे में बात किया कि इसमें पैसे जो है 50 लाख रुपए लगते हैं। 50 लाख रुपए बहुत हैवी अमाउंट है। उसके नीचे अगर थोड़ा चले तो वो जो है ये कोटक महिंद्रा बैंक करने वाली है, कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल करने वाली है, क्योंकि इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपको मिलेगा $500 मिलने वाला है। अगर $500 को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो आपको अप्रॉक्स 43,000 के आसपास मिलेगा इन रुपी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जो यूएई में रह रहे हैं। एक तो इनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें लो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे इंडिया में बात करें 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा मिनिमम, तभी आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में कर सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा कुछ रूल रखा नहीं है, इन्होंने 43,000 में ही जो है बोला है कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो है ले सकते हो, ठीक है। इसको लॉन्च से आप किया जाएगा, इसको जो है Q4 ऑफ 2025 मतलब इसको मोस्टली जनवरी से लेकर मार्च तक जो है इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। समझ आ गया होगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डेफिनेटली, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक कहाँ यूएई में जो है अपना प्रोडक्ट खोल रही है, अपना जो है लाइसेंस ले रही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अपॉइंटमेंट। ये आपको मिलेगा एलन गू जो है आपको मिलेगा फ्री स्टाइल स्केटिंग चैंपियन है, मतलब जो आपको पता हो बर्फ़ में जो स्केटिंग करते हैं, स्केटिंग चैंपियन है ये। और इनको जो है ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है टीसीएल का, ठीक है। टीसीएल कंपनी के बारे में पता होगा, टीसीएल कंपनी जो है इसको ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। इसका तो ओलंपिक का भी आपको लोगो दिख रहा होगा। कारण है कि जो टीसीएल है वो स्पॉन्सर्ड है ओलंपिक की, और 2026 में जो विंटर ओलंपिक्स होने वाला है इटली में वहाँ की, और टीसीएल जो है इनका जो भी एम्बेसडर है तो इनका जो है फेस यूज़ किया जाएगा, मतलब जो चर्चा है वो करने के लिए, ठीक है, जो प्रचार है वो करने के लिए। और ये जो है हेल्प करेंगी TCL फॉर हर इनिशिएटिव के लिए, ठीक है। TCL फॉर हर इनिशिएटिव के लिए ये हेल्प करेंगी। एक फैक्ट याद रखना, ये जो है यंगेस्ट ओलंपिक चैंपियन थी जिन्होंने फ्री स्टाइल स्केटिंग की थी और 3 मेडल जीते थे विंटर ओलंपिक्स में। एक ही विंटर ओलंपिक्स में जो है 3 मेडल जीतने वाली, मतलब मान सकते हो कि यंगेस्ट ओलंपियन थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़े। और नेक्स्ट बढ़ने से पहले अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना रहेगा तो 349 रुपीज़ में आपको मंथली और वीकली PDF जो है इसी फॉर्म में, माइंड मैपिंग या तो टेबल फॉर्म में मिल जाएगा, आप ये भी ले सकते हैं। नेक्स्ट चलता है कोलैब एंड MUs के बारे में पढ़ें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पहला तो न्यूज़ मिलेगा कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है, इन्होंने पार्टनर किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ सीडेक्ट के साथ पार्टनर किया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ आती है। दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, एक सुश्रुत क्लिनिक लॉन्च कर रहे हैं, सुश्रुत @ क्लिनिक लॉन्च कर रहे हैं। अब एक क्या है सुश्रुत @ क्लिनिक, ये आपको मिलेगा एक तरह से मान सकते हो कि जो छोटे जो स्मॉल क्लिनिक रहते हैं, अगर उनको डेटाबेस फिल करना है इन द सेंस कि उनको पेशेंट का जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है, उसके साथ उनको प्रिस्क्रिप्शन, उसके डेटा अगर डिजिटली रखना है तो वो सारा चीज़ जो है ये क्लाउड सर्विस के द्वारा किया जा सकता है। मतलब क्या है, ये एक क्लाउड सर्विस है
जिसमें जो भी पर्सन जो भी स्मॉल क्लिनिक में भी काम करता हो, स्मॉल क्लिनिक दुकानदार भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो अगर अपना जो भी डेटाबेस है वो क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं, ना कि हार्ड डिस्क में, ठीक है। तो क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं। कौन सा क्लाउड? ये आपको मिलेगा @clinic का जो क्लाउड है, ह्यूमन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत। इसमें जो छोटे छोटे क्लिनिक्स है वो इसके अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत ये पार्ट है, ये भी ध्यान देना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत ये पार्ट है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत क्या बोला गया है कि इसके अंतर्गत आपको मिलेगा कि जितने भी लोग हैं सबका जो है डिजिटल रिकॉर्ड रहे, हेल्थ रिकॉर्ड रहे, इसके ऊपर ये बात की गई है। उसके ऊपर ही फोकस करके अभी जो स्मॉल क्लिनिक है उसको भी ऐड किया गया है। अब स्मॉल क्लिनिक का जो भी डेटा है, मान लेते हैं 3-4 स्मॉल क्लिनिक का एग्जांपल लेते हैं, ABCD, ठीक है, तो 3-4 स्मॉल क्लिनिक का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ से सारा जो डेटा है वो जाएगा कहाँ पे, जो आपका ये क्लिनिक @clinic है यहाँ पे, और उसके बाद ये जो है डेटा कहाँ जाएगा, ये जाएगा सेंट्रल हेल्थ जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसका जो डेटाबेस है वहाँ पे। अब कोई भी पर्सन अगर छोटे क्लिनिक में पहले चेक करवाया है, उसके बाद बड़े हॉस्पिटल में चला जाए, तो उसके बाद जो भी उसका डेटा है, छोटे क्लिनिक का डेटा, उसका जो मेडिकल इन्फॉर्मेशन है, वो बड़े जो हॉस्पिटल है वो भी एक्सेसिबल हो पाएगी, क्योंकि ये एक तरह का सेंट्रल डेटाबेस रहने वाला है, सेंट्रल क्लाउड बेस्ड डेटाबेस रहने वाला है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाएगा। तो जो भी डायग्नोस है वो जल्दी से जल्दी हो पाएगा। इसके साथ ही पता लग पाएगा कि उस पर्सन को क्या बीमारी थी, क्या दवाई दी गई थी, और इनिशियली मतलब डायग्नोस करने के लिए जो चीज़ें की गई थी वो सारी इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल को मिल जाएगा। और हॉस्पिटल को जो चीज़ें, जो हिस्ट्री चाहिए होती है, जिसके से जो भी पर्सन है उसने क्या क्या चेक किया है वो पता लगाने के लिए वो चीज़ें उनको मिल जाएगी। उसी के लिए जो इसको लॉन्च किया गया है। टारगेटेड यूज़र मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो स्मॉल और मीडियम हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो रहने वाले हैं। और मोस्टली ये कौन सी फैसिलिटी यूज़ करने वाले हैं, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री यूज़ करने वाले हैं। अब ये हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री क्या है, ये एक तरह से मान सकते हो आधार मेडिकल का, आधार कार्ड एक तरह से मेडिकल का मान सकते हो, जिसके अंतर्गत एक यूनिक आईडी दी जाती है हर एक हॉस्पिटल या क्लिनिक को। और एक हॉस्पिटल या क्लिनिक को, अभी के टाइम पे क्लिनिक की बात करते हैं हम, हर एक क्लिनिक को एक यूनिक आईडी दी जाएंगी और उस क्लिनिक को यूनिक आईडी के तौर पे ही पहचाना जाएगा। उसके ऊपर पहचाना जाएगा कि उसमें कितने बेड्स हैं, उसके बाद उसके पास क्या क्या इक्विपमेंट है, क्या क्या मेडिकल डिवाइस है, कितने डॉक्टर्स हैं, कौन कौन से पेशेंट इसमें आते हैं, कितने मतलब जाते हैं, कौन कौन से, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा कुछ रहेगा, कौन कौन सी दवाई रहती है, तो वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ये हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर के ऊपर रहेगा। तो ये जो है ऑनबोर्ड करने वाले, मतलब ये डेटाबेस में ये सारी चीज़ें भी डालने पड़ेंगे इनको। और उसके बाद आपको मिलेगा ये जो है हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री के तौर पे भी रखा जाएगा। अब ये क्या चीज़ है, जितने भी डॉक्टर हैं HPR के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो जितने भी डॉक्टर हैं उनका क्या प्रोफेशन है, MBBS किया है, फिर स्पेशलिस्ट किस में है, वो सारा कुछ जो है इसके अंतर्गत लिखा जाता है। नाम क्या है, एज क्या है, क्या क्या उन्होंने ऑपरेशन किए गए हैं, वो सारा कुछ इस HPR के अंतर्गत, डेटाबेस के अंतर्गत रहेगा। तो वो सेम चीज़ ये लोग भी यूज़ करेंगे जो क्लिनिक वाले हैं, इनके उधर भी जो भी डॉक्टर रहेंगे उनका क्वालिफिकेशन, ये सारा कुछ जो है इस @clinic डेटाबेस पे डालेंगे। इसको ऑलरेडी जो है 17 एम्स में यूज़ किया जा रहा है और इसमें 4000 प्लस जो है हेल्थ फैसिलिटी भी इंक्लूड है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देते हुए चलना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंतर्गत। तो इन्होंने 5 प्राइवेट बैंक के साथ पार्टनर करके MSME को लोन देने की बात की गई है। कौन से 5 बैंक आपको पहला तो मिलेगा, एक्सिस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, कर्नाटका बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक। ये 5 तरह के बैंक्स हैं जिसके साथ पार्टनर करके जो है MSME फाइनेंसिंग देने का काम कर रही है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, एग्जाम में ये 5 जो बैंक हैं इनके नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये 5 बैंक के नाम आपको पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये जो है 5 ही इंपॉर्टेंट है। और कैसे पूछा जाता है वही मैं थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। इसमें पूछा जाएगा कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो है 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ जो है MOU साइन किया गया है, तो उसमें से कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं है वो आपको पूछा जाएगा। तो आपको जब पता हो कौन सा है तभी आप बता पाओगे कौन सा नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो सारे के सारे नाम याद रखते हुए चलना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं स्पोर्ट्स की न्यूज़ के ऊपर। तो अगर बात करें इसके ऊपर तो ये आपको मिलेगा कि जो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स हैं उन्होंने अनाउंस किया कि 8 कॉमनवेल्थ जो यूथ गेम होने वाला है 2027 का, वो माल्टा में होगा। माल्टा एक छोटी सी कंट्री है और पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है माल्टा में,
ठीक है। तो इसमें स्पोर्ट्स जैसे कि एथलीट, पैरा एथलीट, स्विमिंग, पैरा स्विमिंग, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे खेली जाएंगी। पहली बार जो है यहाँ पे वाटर पोलो खेला जाएगा, ये पॉइंट ध्यान देना। उसके जो सेलिंग है वो भी की जाएंगी। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान देते हुए चलना है। नहीं चलते डिफेंस के ऊपर, डिलीवरी है ये हमारा। तो ये आपको मिलेगा एक तरह से, ये थर्ड गाइडेड आपको एक INS शिप मिलने वाली है, जिसका लेंथ आपको 110 मीटर लंबा मिलने वाला है, जो इंडियन नेवी को, जो गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड, आपको इसका बात करें तो ये इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में मिलने वाला है। तो ये जो है इंडियन नेवी को ये शिप सौंपी गई है, और ये जो है तीसरी शिप है, ठीक है। ये तीसरी शिप है जो कि सर्वे वेसल लार्ज के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इससे पहले INS जो है इंडियन नेवल शिप, ठीक है। INS का मतलब क्या हुआ, इंडियन नेवल शिप। सदा या जो है लॉन्च किया गया था। उसके बाद निर्देशक भी लॉन्च किया गया था, दूसरा शिप। तीसरा शिप तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। चौथा शिप जो है अब तक आया नहीं है, वो बाद में रिलीज किया जाएगा। और ये भी जो है गार्डन रिच शिपयार्ड शिप बिल्डर इंजीनियर लिमिटेड करने वाला है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत एक PSU है। इसकी स्पेशलिटी क्या है, जो अभी के टाइम पे ये जो शिप लॉन्च की गई है, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये जो है सारे के सारे इसमें वुमेन ऑफिसर रहने वाले हैं, वुमेन सेलर और वुमेन ऑफिसर ही रहेंगे, और वही जो है पूरा का पूरा जो है ऑपरेट करेंगे इसको। ये एक स्पेशलिटी है, ये चीज़ ध्यान देते हुए चलना है। इसको डिज़ाइन किसने किया था, इसको वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने इसको डिज़ाइन किया था। और बाकी जितने भी शिप्स आपको दिख रहे हैं SVL के अंतर्गत, यही जो है इसको डिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है। यही से जो है हमारा 21 अगस्त का जो है डेली करंट खत्म होता है। PDF की अगर बात करें तो PDF आपको मिल जाएगा इस टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो PDF। और वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना। ऐसी माइंड मैपिंग फॉर्म और टेबलर फॉर्म में कंटेंट पढ़ने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी के लिए हम इतना रखते हैं, बाय।